प्यारे बच्चों, नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अपने पिछली क्लास में प्रत्यय की चर्चा की और उससे पहली क्लास में हमने उपसर्ग की चर्चा की और हमने ये बताया आपको कि किस प्रकार से आप उपसर्ग पहचानेंगे और किस प्रकार से आप प्रत्यय पहचानेंगे। जैसा कि हमने पिछली ही क्लास में बताया था कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो आपकी होगी कारक की। किसकी होगी? कारकों की। क्योंकि जब हमको समास पढ़ना है तो सबसे पहले हमें कारक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि समास के अंतर्गत कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कारक की और देखते हैं कि कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, किस किस कंडीशन में हमें कारक पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए बच्चों, तो जो कारक होता है उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, वही आपका क्या होता है? कारक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस साधन से कार्य किया जाता है वो भी आपका क्या होता है? कारक होता है। अब देखिए बच्चे, यहां से देखा जाए तो कारक मुख्यतः आपके 8 प्रकार के होते हैं। कभी भी बात करें तो मुख्यतः जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। लेकिन इन 8 प्रकार के कारकों को पहचानने के लिए या जानने के लिए विभक्त चिन्हों को पढ़ना होता है। किसको पढ़ना होता है? विभक्त चिन्हों को। तो देखा जाए सबसे पहला जो हमारा कारक होता है वो होता है कर्ता कारक। कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। और जो दूसरा कारक होता है वो हमारा होता है कर्म कारक होता है। और जो तीसरा स्वरूप होगा वो होगा आपका करण कारक। बच्चे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। और जो हमारा चौथा कारक होगा वो आपका होगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अगला जो कारक होगा उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जो छठा कारक होगा उसे हम संबंध कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। और जो हमारा 7वां कारक होगा उसे हम कहेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। जो हमारा लास्ट होगा 8वां उसे हम कहेंगे संबोधन कारक। कौन सा कारक कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। तो इस तरह से कारक कितने प्रकार के होंगे? आपके 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। अब देखिएगा इनके भी क्या है? विभक्तियां हैं। इनकी भी क्या है? विभक्तियां हैं। चाहे आप विभक्त कह दीजिए, चाहे एक नाम इसको और दे दीजिए, इसे परसर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? परसर्ग चिन्ह। पूछा जाता है कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? तो कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है वो आपका क्या होता है? ने। जो कर्ता कारक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? ने। और जो हमारा जो कर्म कारक होगा उसका चिन्ह होगा क्या होगा? को होगा। अगला जो कारक होगा वो आपका होगा करण कारक, जिसका चिन्ह होगा से और के द्वारा। क्या होगा बच्चे? से के द्वारा होगा। और जो संप्रदान कारक होगा इसका जो परसर्ग होगा या इसकी जो विभक्ति होगी चिन्ह
वो आपका क्या होगा, के लिए होगा। अगला जो अपादान होगा वो आपका होगा का, की, के होता है, और रा, री, रे भी कह सकते हैं, ना, नी और ने कह सकते हैं। एग्जाम्पल जो अधिकतर मिलते हैं वो आपके का, की, के से ही ज्यादातर मिलते हैं। जो हमारा संबंध होगा, सॉरी ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा स्वरूप होगा इसका चिन्ह का, की, के नहीं होगा, इसका चिन्ह का, के नहीं होगा। अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी इसका चिन्ह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। और से का स्वरूप हमेशा अलग होने के लिए, यानी जहां पर अलगाव पाया जाएगा वहां पर हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, अपादान। अगला जो संबंध का होगा वो होगा आपका का हो जाएगा, की हो जाएगा, और के हो जाएगा, रा हो जाएगा, री हो जाएगा, रे होगा, और ना होगा, नी होगा, और क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। इस तरीके से संबंध का चिन्ह आपका का, की, के हो जाएगा, रा, री, रे हो जाएगा, और ना, नी, ने हो जाएगा। लेकिन अपादान कारक का जो चिन्ह होगा वो से होगा, हमेशा अलग होने के लिए से का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अगला अधिकरण का जो परसर्ग होगा वो होगा आपका में होगा, पर होगा, और बच्चे क्या होगा, ऊपर होगा। क्या होगा, में, पर और ऊपर, ये आपका अधिकरण कारक का क्या होगा, परसर्ग होगा। और जो संबंध का होगा वो आपका हो जाएगा हे होगा, अरे हो जाएगा, और ओह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस तरह से अब वैसे देखा जाए तो संबोधन का प्रयोग जो होता है उसमें आपके संबोधन चिन्ह लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए इसका स्वरूप। तो अब देखिएगा मुख्यतः कितने प्रकार के कारक हो गए, 8 प्रकार के हो गए, और ये 8 प्रकार के कारक हैं, ये उनसे संबंधित जो विभक्तियां हैं ये क्या है, परसर्ग हैं। अगर आपको ये विभक्तियां, ये परसर्ग अगर याद हैं तो आप कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कारक किसी एक शब्द में नहीं पूछा आता, कारक वाक्य में पूछा आता। किस में पूछा आता है, वाक्य में। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इन कारक और इन परसर्गों का। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। अगर कर्म कारक का चिन्ह बच्चे पूछा जाए तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। और करण कारक का जो चिन्ह होगा वो आपका से होगा, के द्वारा होगा। अर्थात ध्यान में रखिएगा कि जब वाक्य में साधन दिया हो, जब वाक्य में साधन दिया हो, क्या दिया हो बच्चे, साधन दिया हो, जब वाक्य में साधन दिया हो तो समझ लीजिएगा वो क्या होगा, वहां पर करण का मतलब से लिखा हो या के द्वारा हो, और अर्थात वाक्य में साधन का प्रयोग मिलता हो तो वहां पर हमेशा करण कारक होगा। संप्रदान का जो चिन्ह होगा वो क्या होता है, के लिए होता है। और अपादान का चिन्ह होगा से होगा, हमेशा दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में अलगाव के लिए प्रयोग किया जाएगा। और संबंध, जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य संबंध प्रकट होता है वहां संबंध कारक होता है। और अधिकरण में हमेशा क्रिया के आधार का बोध होगा, यानी में, पर, ऊपर अधिकरण का चिन्ह हो जाएगा। और संबोधन कारक का चिन्ह जो होता है वो किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, यानी हे, अरे और ओ। क्या होगा, हे, अरे, ओ। तो इस तरह से देखा जाए ये आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं और ये आपके परसर्ग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा कारक होगा वो होगा आपका कर्ता कारक। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि किस कंडीशन में कर्ता कारक होता है। तो सबसे पहला जो हमारा कारक होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। और अगर इसकी परिभाषा आप देखना है आपको तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप बता सकते हैं कि जो कर्ता होता है इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। और कर्ता वही होता है जो क्रिया करता है। नोट करना हो नोट कर लीजिएगा,
यानी आप कह सकते हैं क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अर्थात जो क्रिया करेगा वही क्या होगा? कर्ता होगा। लेकिन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि वाक्य में एक क्रिया होती है। वाक्य में कितनी क्रिया होती है? एक क्रिया होती है। यहाँ कर्ता चाहे जितने हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ केवल वाक्य में एक क्रिया होती है। अगर वाक्य में एक क्रिया है तो समझ लीजिएगा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो लेकिन अब देखिए, कर्ता कारक को पहचानने के लिए कंडीशन है सबसे कि अगर वाक्य में कर्ता है और वाक्य में क्या है? क्रिया है। जब वाक्य में कर्ता और केवल क्रिया होगा तो ये जान लीजिएगा कि वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। यानी वाक्य में क्रिया एक ही है, क्रिया भी एक ही और कर्ता भी एक ही। तो अर्थात अब क्रिया कौन करेगा? कर्ता करेगा। तो हमने लिखा है कि क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। यानी जैसे हमने लिखा, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि राम ने मारा। ठीक, राम ने मारा। और दूसरा है सोहन पढ़ता है। ठीक, तीसरा होगा पक्षी उड़ते हैं। अगला होगा सोहन पीटता है। सोहन पीटता है। अब देखिए, वाक्य में केवल कर्ता, क्रिया कौन कर रहा? मारने की क्रिया कौन कर रहा? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और मारना उसकी क्या है? क्रिया है। तो वाक्य में देखा जाए तो कर्ता और क्रिया है। तो जब कर्ता और क्रिया होता है तो हमेशा वहां कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा जो क्रिया करेगा वही आपका क्या होगा? कर्ता होगा। तो इस तरह से ये आपका कर्ता कारक हुआ। हम दूसरा स्वरूप देखते हैं। दूसरा हमारा जो कारक है वो हमारा है कर्म कारक। चलिए, अगला कारक हमारा है कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। यानी जो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका क्या होता है? को होता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम अगर परिभाषा नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए कि अगर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जहां पर पड़ता है वहां हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। यानी हम कह सकते हैं कि जहां प्रभाव पड़े, जहां या जिस पर, जहां या जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, यानी जहां प्रभाव पड़ता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है वहां हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। परिभाषा चेंज भी कर सकते हैं कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जहां पर पड़े वहां हमेशा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। जैसे अगर कहा जाए मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। इसकी भी कंडीशन देख लीजिएगा। अगर वाक्य में कर्ता दिया है, अगर वाक्य में कर्म दिया है, अगर वाक्य में क्रिया दी है, अगर वाक्य में कर्ता दिया है,
अगर वाक्य में कर्म दिया है और अगर वाक्य में क्रिया दिया है तो हमेशा प्रधानता जो होगी वो किसकी होगी? कर्म कारक की। किसकी प्रधानता होगी? कर्म कारक की प्रधानता होगी। ध्यान में रखिएगा। और नोट अगर लिखना चाहते हैं तो नोट लिख लीजिए कि जब वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग होता है तो किसी एक विशेष कारक को जानने के लिए रेखांकित करना आवश्यक होता है। लेकिन जब रेखांकित ना हो और आपको कर्ता भी मिल जाए, कर्म भी मिल जाए और क्रिया भी मिल जाए तो हमेशा प्रधानता आप किसकी देंगे? कर्म कारक की। किसकी देंगे? कर्म कारक की। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया, किसी को रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन वाक्य लिखा गया है कि मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। तो क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। और क्रिया क्या है? खाना क्रिया है। लेकिन अगर मोहन खा रहा है तो क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो प्रभाव आम पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? प्रभाव आम पे पड़ेगा। यानी अच्छा खासा आम जब खा लेंगे तो गुठली अलग हो जाती है कि नहीं? यानी आम का स्वरूप क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। यानी कहीं ना कहीं आम पर प्रभाव पड़ता। तो जहां प्रभाव पड़ेगा वहां क्या होगा? कर्म होगा। हमने क्या बताया कि जहां या जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आपका क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्रिया जो कर रहा होता है वो क्या होता है? आपका कर्ता होता है। वो क्या होता है? कर्ता होता है। और क्रिया जो है वो आपकी क्या है? खाना। क्रिया क्या है? खाना है। अब देखिएगा, जैसे हमने लिखा कर्ता और कर्म और क्रिया, तो वाक्य में तीनों मिल रहे हैं कि नहीं? कर्ता भी मिल रहा है, कर्म भी मिल रहा है और क्रिया भी। तो प्रधानता किस कारक को देंगे? किस कारक को देंगे? कर्म कारक को। किसको देंगे? कर्म कारक को। क्योंकि किसी एक विशेष पर रेखांकित नहीं है, इसलिए प्रधानता हमेशा यहाँ पे किसकी होगी? कर्म कारक की। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है। चलिए देखिएगा, इसमें क्रिया कौन कर रहा है? रवि। तो जो क्रिया करेगा वो आपका क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। और पढ़ने का प्रभाव किस पे जाता है? पुस्तक पे जाता है। किस पे जाता है? पुस्तक पे पढ़ने का प्रभाव। अब आप पूछेंगे कि पुस्तक पे कैसे जाता है? तो देखा जाए भाई, पुस्तक आज हम लेके आए हैं, नई पुस्तक है। और धीरे धीरे जब पुस्तक पुरानी हो जाती है तो पढ़ने का प्रभाव उस पर पड़ता है। देखिए हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जैसे एक पुस्तक है, ये पुस्तक जब हमने खरीदा था तो ये नई थी, यानी इसका स्वरूप अलग था। आज जब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इस पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए ये यहाँ से अलग हो गई पुस्तक, तो इस पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अर्थात जहाँ पर प्रभाव पड़ता है वहाँ पर क्या होता है? कर्म। तो पुस्तक पे कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रभाव पड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो वाक्य में तीन मिले कि नहीं मिले? कर्ता भी मिल गया, आपका कर्म भी मिल गया और आपकी क्या मिल गई? क्रिया मिल गई। तो कर्ता के साथ कर्म और कर्म के साथ क्रिया, अगर तीनों कंडीशन पे मिलते हैं, ठीक, और आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप प्रधानता किसकी बताएंगे? कर्म कारक की। ठीक। परंतु अभी हमने आपको नोट बताया कि अगर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है और किसी एक विशेष को आपको जानना है तो आप उसके नीचे रेखांकित कर दीजिए। और जब रेखांकित किसी एक विशेष को कर देंगे तो जब एक विशेष को कर देंगे तो आपको पहचानने में आसानी। जैसे कर्ता के नीचे हमने रेखांकित कर दिया, पूछा रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो रेखांकित है, तो आप कह सकते हैं कर्ता कारक है। और अन्यथा कि अगर कर्ता कर्म क्रिया दिया है तो आप मानेंगे किसको? प्रधानता किसको देंगे? कर्म कारक के देंगे। अब देखिएगा, कर्म कारक का जो स्वरूप है वो विस्तृत है, कई स्वरूपों में कर्म कारक को देखा जाता है। तो चलिए आज हम कर्म कारक का पहला पॉइंट देखते हैं। चलिए
अब देखिए, जब कर्म कारक को का प्रयोग, जब कर्म कारक को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ हो, सजीव कर्म के साथ हो, यानी ये पहला पॉइंट है कि जब कर्म कारक को चिन्ह, जो कर्म कारक का जो को चिन्ह होता है, अगर उसका प्रयोग किसी चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है तो वहां पर हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे अगर देखा जाए, जैसे देखा जाए रवि गीता को पढ़ाता है, रवि गीता को पढ़ाता है। आप ध्यान में रखिएगा भाई, पढ़ाना भी एक क्या है, क्रिया है। पढ़ाना क्या है, क्रिया है। और कौन पढ़ा रहा है, यानी क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। तो जो क्रिया करेगा वो क्या होगा, कर्ता। और रवि के पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको पढ़ा रहा है, गीता को पढ़ा रहा है। यानी प्रभाव पढ़ाने का गीता पे पड़ रहा है, इसलिए जहां या जिस पर प्रभाव पड़ता है वहां कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा, कर्म कारक। तो वही बात आ गई, देखा जाए वाक्य में कर्ता भी मिल गया, वाक्य में आपका कर्म भी मिल गया और वाक्य में आपका क्रिया भी मिल गया। अगर वाक्य में कर्ता भी मिल जाता है, अगर वाक्य में कर्म भी मिल जाता है और क्रिया भी मिल जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, आपका कर्म कारक होता है। चलिए दूसरा पॉइंट, अब देखिए अगर कहीं पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि अगर वाक्य में दिन मिल जाए, दिन मिल जाए, वाक्य में समय का उल्लेख हो जाए, किसका उल्लेख हो जाए, समय का उल्लेख हो जाए और तिथि का उल्लेख हो जाए, समय का उल्लेख हो जाए और तिथि का उल्लेख हो। अगर दिन, समय और तिथि का अगर उल्लेख हो तो जान लीजिएगा वहां पे भी कौन सा कारक होता है, कर्म कारक ही होता है। तो सबसे एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए मोहन, कोई दिन लिख दीजिए, सोमवार को दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, मिल गया। यानी दिन का उल्लेख किया गया कि नहीं किया गया है, तो दिन का उल्लेख होगा तो कौन सा कारक होगा, कर्म। समय आप कह सकते हैं 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को जो हमारा देश है वो क्या हुआ, आजाद हुआ। यानी समय पता चल गया, समय क्या, 15 अगस्त को क्या है, आजाद हो गया। अगला देखा जाए, तिथि की बात करें तो अगले रविवार को, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रविवार को अवकाश रहता है। ये एक तिथि निर्धारित है पहले से ही कि रविवार को क्या अवकाश रहता है। तो इस तरह से जब वाक्य में क्या मिल जाए, दिन मिल जाए, जब वाक्य में आपका समय मिल जाए, जब आपका तिथि मिल जाए,
तो इस तरह से उस कंडीशन में आपके कौन से कारक होंगे, कर्म कारक होगा। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा, तिथि का जो स्वरूप है वो आपको क्या है, रविवार को अवकाश रहता है। चलिए अब अगला जो स्वरूप होगा, अगला स्वरूप होगा जो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा अचेतन। अचेतन या आप कह सकते हैं निर्जीव। अचेतन या निर्जीव। देखिएगा, जब कर्म कारक का प्रयोग अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ हो, या जब कर्म कारक को का प्रयोग अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ हो, अचेतन या निर्जीव कर्म के साथ हो, तो वहां पर हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे अगर देखा जाए तो उसने पुस्तक पढ़ी। उसने क्या, पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पुस्तक का जो स्वरूप है वो क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। लेकिन बात यह है कि पढ़े, अगर वो पढ़ता है तो उस पुस्तक पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो निर्जीव भी है, अचेतन भी है, और क्या है, कर्म भी है। क्या है, कर्म है। तो इस कंडीशन में भी वहां पर कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होगा बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। तो इतना पॉइंट हमने आपको बताया। ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला जो स्वरूप था उसमें हमने बताया कि चेतन होना चाहिए, लेकिन क्या, सजीव कर्म के साथ प्रयोग होना चाहिए। और जो दूसरा हमने बताया कि दिन भी अगर उल्लेख है, अगर समय भी उल्लेख है, अगर तिथि का भी उल्लेख है, तो उस कंडीशन में भी कर्म कारक होता है। लेकिन अचेतन और निर्जीव कर्म का भी अगर प्रयोग है तो जान लीजिएगा वहां पे भी कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। लेकिन इस बात को आप गांठ बांध के रखिएगा कि अगर तीनों हैं तो उस कंडीशन में हमेशा प्रधानता किसकी होगी, कर्म कारक की होगी। किसकी होगी, कर्म कारक की। चलिए, और अगर एक विशेष की बात होगी तो किसी एक को रेखांकित करेगा, आप वहां से कारक की पहचान कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो हमारा स्वरूप है, अगला जो हमारा कारक होगा वो है करण कारक। कौन सा कारक होगा, करण कारक। तीसरा कारक होगा वो होगा हमारा करण कारक। डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, हमने आपको बताया कि जो इसका चिन्ह होता है वो से होता है और के द्वारा होता है। क्या होता है, से के द्वारा। अब हम पहचाने कैसे, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि जब वाक्य में साधन का उल्लेख हो, साधन का उल्लेख। साधन का मतलब कि कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, करण होता है। वही हमारा क्या होता है, करण होता है। जैसे हमारा साधन क्या है, कलम है। हम लिख सकते हैं मोहन पेन से पत्र लिखता है। मोहन पेन से पत्र लिखता है। इसकी भी कंडीशन जान लीजिए। इसकी दो कंडीशन बनेगी। अगर वाक्य में कर्ता दिया है, कर्म दिया है, करण दिया है, और आपकी क्या दी गई है, क्रिया दी गई है। अगर वाक्य में कर्ता, कर्म, करण और क्रिया दी गई है, और अगर किसी पे रेखांकित नहीं है, किसी पे रेखांकित नहीं है, तो हमेशा प्रधानता किसकी होगी, करण कारक की होगी। क्यों,
क्योंकि जब आप किसी दूसरे को अपने घर बुलाते हैं तो उसे अतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं, और अर्थात क्या है, उसे उसका आदर सत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यानी अभी तक कर्ता अकेला था, तो जब कर्ता अकेला था तो कर्ता था, लेकिन कर्ता ने किसको बुलाया था, कर्म को बुलाया था। तो जब कर्ता ने कर्म को बुलाया तो प्रधानता किसको दिया, कर्म को दिया। अब जाहिर है दोनों मिलकर किसको बुला रहे हैं, करण को बुला रहे हैं। किसको, करण को। तो दोनों मिलकर जो महत्व देंगे यानी आदर सत्कार करेंगे वो किसका करेंगे, करण का करेंगे। अर्थात जब इस कंडीशन में ये तीनों एक साथ होते हैं तो हमेशा, अगर रेखांकित नहीं है तो हमेशा करण कारक होगा। और अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता कभी कभी, किसी एक पे रेखांकित कर दिया जाता है, तो अगर कर्म पे रेखांकित कर दे तो आप कर्म बता दीजिए, कर्म क्यों रेखांकित करे तो कर्म, और कर्ता को करे तो। यानी हम अभी नोट में आपको बताए कि जब वाक्य में एक से अधिक कारक का प्रयोग होगा, कितना, एक से अधिक कारक का, तो किसी विशेष को जानने के लिए उसके नीचे रेखांकित करना आवश्यक है। अब देखा जाए यहाँ जो कर्ता आपको पहचानना है कि कर्ता कौन है, तो हमने आपको बताया जो क्रिया करता है। यहाँ क्रिया कौन कर रहा है, मोहन। लिखना क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है, लेकिन कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है, यानी मोहन लिख रहा है। तो मोहन अगर लिख रहा है यानी क्रिया कर रहा है तो मोहन क्या है, करता है, मोहन करता है। लेकिन साधन क्या है, हमने कहा है जब वाक्य में साधन का उल्लेख हो, किसका उल्लेख हो, साधन का, तो साधन हमारा पेन है। साधन क्या है, पेन है। तो जब जो साधन होगा वो हमारा क्या होगा, करण होगा। लेकिन लिखता क्या है, पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र। तो पत्र लिखेगा, बताइए प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आप जाहिर है किसी को आप पत्र लिख के देख लीजिए, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप किसी को पत्र लिखेंगे तो अब जो सामने वाला जो आपका पत्र पढ़ेगा उसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पत्र का जो स्वरूप होगा ये भी किसका हो जाएगा, कर्म का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म का हो जाएगा। तो वाक्य में कर्ता भी मिल गया, करण भी मिल गया और कर्म भी मिल गया, और क्या मिल गया, क्रिया। तो कर्ता, कर्म, और क्रिया ये सभी हैं। तो ध्यान में रखिएगा अगर रेखांकित नहीं है तो हमेशा प्रधानता किस कारक की होगी, करण कारक की। किसकी, करण कारक की। जैसे अगर कहा जाए बंदर ने तलवार से बंदर ने तलवार से नाक काट दी, नाक काट दी। बंदर ने तलवार से नाक काट दी। तो किसने ये काम किया, नाक काटने का काम किसने किया, बंदर ने। तो जाहिर है वो क्या होगा, कर्ता होगा। साधन उसका क्या होगा, तलवार। तो जो साधन होगा वो क्या होगा, करण होगा। प्रभाव किस पे पड़ेगा, भाई नाक कटेगी तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म हो जाएगा, और काटना उसकी क्या है, क्रिया है। यानी यहाँ भी आपका कर्ता भी मिल गया, करण भी मिल गया, और कर्म भी मिल गया, और क्या मिल गया, क्रिया भी मिल गया। तो यानी जब वाक्य में कर्ता, करण, कर्म और क्रिया सब एक साथ हैं तो हमेशा प्रधानता किस कारक की होगी, किस कारक की होगी, करण कारक की। किस कारक की प्रधानता होगी, करण कारक की होगी। तो चलिए करण कारक के स्वरूप को भी देखते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका करण कारक होता है। चलिए चलिए अब देखिए सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, यदि वाक्य में अंग विकार दिया, अंग विकार दिया, यदि वाक्य में अंग विकार दिया हो तो उस कंडीशन में वहां कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। जैसे हमने बताया
वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है, तो बताइए अंग विकार है कि नहीं है? लेकिन ये वाक्य शुद्ध नहीं है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि लंगड़ा किससे होता है? पैर से ही होता है। आप लिख सकते हैं कि वो क्या है? वह लंगड़ा है। देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मोहन आंख से अंधा है। मोहन आंख से अंधा है, यानी अंग विकार है कि नहीं है? अंग विकार है। तो अगर अंग विकार दिया है तो उस कंडीशन में कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? आपका करण कारक हो। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। लेकिन जो वाक्य शुद्ध होगा, जो वाक्य शुद्ध का स्वरूप होगा, वो ध्यान में रखिएगा कि वह या मोहन क्या है? अंधा। मोहन क्या है? अंधा है। तो जो मोहन अंधा है तो आंख से लिखने के कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंधा किससे होता है? आंख से। ठीक, अब ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी कभी अगला स्वरूप भी पूछा आता है कि भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण। तो एक एक एग्जाम्पल बताते चलते हैं। अगला जो कंडीशन होगा वो होगा कि अगर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण। देखिएगा, जब हम भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण के स्वरूप की तरफ चलते हैं तो उस कंडीशन में भी कौन सा कारक होता है? आपका करण कारक होता है। जैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं नम्रता से बात कर। किससे बात करना है? नम्रता से बात करना है। तो वैसे अगर देखा जाए, नम्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। कल हमने आपको बताया था, जैसे मानवता, क्या बताया था हमने? मानवता बताया था। क्या बताया था? मानवता। तो मानव मूल शब्द बताया था, और ता हमने आपको क्या बताया? प्रत्यय बताया। तो इसीलिए जब ता प्रत्यय जुड़ गया तो मानव से क्या बन गया था? मानवता। ऐसे जो नम्र होगा, नम्र, नम्र एक क्या है? विशेषण। कुछ लोग कहते हैं भैया वो क्या है? नम्र प्रकृति के हैं, लेकिन नम्र उनका क्या है? विशेषता है। और ता प्रत्यय लगाए तो विशेषण से कल हमने आपको बताया है कि भाववाचक, जब प्रत्यय आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया कि विशेषण से भाववाचक का स्वरूप कैसे बनेगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, यानी नम्रता से बात करो तो भाववाचक संज्ञा का जो स्वरूप हुआ और उसका स्वरूप किसमें बदला? विशेषण से। अब अगला ध्यान में रखिएगा, खुद से बात करता हूं। इससे खुद से बात करता हूं। अब देखिएगा, यह एक भाव है, यह एक क्या है? भाव है कि भाई हम वो किससे बात करते हैं? खुद से बात करते हैं। तो जो हमारा भाव है वो यहाँ प्रकट हो रहा है, इसलिए जो स्वरूप होगा वो भाववाचक संज्ञा से आपका क्रिया विशेषण जो कंडीशन होगा वो इस तरह से भी भाववाचक, यानी वो वहाँ पर भी करण कारक का स्वरूप आपका मिलेगा। अगली कंडीशन होगी, जब कभी कभी मूल्य और भाव, मूल्य और भाव की बात करता है। ध्यान में रखिएगा, जब कभी कभी मूल्य और भाव की बात करेगा, पहला अंग विकार था, दूसरा भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण था, अगला जो स्वरूप होगा मूल्य या भाव बताने में। ध्यान में रखिएगा, जब आप मार्केट में किसी वस्तु की का मोल भाव करते हैं या उसकी मूल्य बताते हैं तो उस कंडीशन में भी कारक होता। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आजकल आलू किस भाव से मिल रहा है। एग्जाम्पल इसका जो होगा, कह सकते हैं आजकल आलू किस भाव से
मिल रहा है। ध्यान में रखिएगा। अब आपको पहचानना कहाँ, से का चिन्ह लेके चलना है। तो से का चिन्ह लेके चलना है, हमने आपको बताया से दो कंडीशन में होता है। एक से अपादान में हमने आपको बताया, एक से हमने यहां बताया आपको। तो वो जो से होगा अपादान वाला वो अलगाव की कंडीशन होगी। लेकिन अगर मूल्य और भाव की बात की जा रही है वाक्य में, तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। यानी आजकल आलू किस भाव से मिल रहा है, यानी भाव बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा कारक होगा, करण कारक। अगला जो स्वरूप होगा, जब उत्पत्ति की बात हो, अगला कंडीशन जो होगा उत्पत्ति की बात, उत्पत्ति की बात कही गई हो, उत्पत्ति की बात अगर कही गई हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपका करण कारक। चलिए अब आप उत्पत्ति की बात करिए। जैसे कोयला कहां से निकलता है, कोयला खान से निकलता है। आप बता सकते हैं, इसका जो पहला एग्जाम्पल होगा, बता दीजिए कि कोयला खान से निकलता है। कोयला कहां से, खान से निकलता है। और लाभ से, सॉरी लाभ नहीं होगा, लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है। दूसरा स्वरूप जो होगा वो होगा लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ का मतलब दुख होता है। अधिक लोभ करेंगे आप तो आपको दुख कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक, अब देखा जाए, यानी क्षोभ कहां से उत्पन्न हो रहा है, लोभ से उत्पन्न हो रहा है। कोयला कहां से उत्पन्न हो रहा है, कोयला कहां से उत्पन्न हो रहा है, कोयला आपका खान से उत्पन्न हो रहा है। यानी अगली जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि जब उत्पत्ति की बात की गई हो तो हमेशा वहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, जब वाक्य में प्यार दिया हो, जब वाक्य में प्यार दिया हो, या आप कह सकते हैं मित्रता हो, मित्रता का भाव हो, या बैर का भाव हो, बैर का भाव हो। ध्यान में रखिएगा, प्यार हो, मित्रता हो और बैर का भाव अगर हो तो जान लीजिएगा उस कंडीशन में भी कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। जैसे अगर देखा जाए कि राम की रावण से शत्रुता थी, राम की रावण से शत्रुता थी, प्यार वाली बात कर लेते हैं। देखा जाए तो आप कह सकते हैं राम का विवाह सीता के साथ हुआ। राम का विवाह किसके साथ हुआ, सीता के साथ। तो कंडीशन देखा जाए, अगर प्यार की बात है, मित्रता की बात है और बैर की बात है, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। उत्पत्ति की बात अगर की जाएगी, किसकी बात, उत्पत्ति की बात अगर की जाएगी तो वहां पे भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। और अगर मूल्य और भाव अगर बताया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, आपका करण कारक ही होगा। और हमने आपको बताया कि अगर अंग विकार दिया है, अगर अंग विकार दिया है तो उस कंडीशन में भी वहां कौन सा कारक होता है, आपका करण कारक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, करण कारक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर तीनों कारक एक में दिए गए हैं और किसी विशेष को जानना है तो उसके नीचे आप रेखांकित अवश्य करेंगे, अन्यथा आप उसकी प्रधानता के आधार पर आप कारक की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो चलिए, करण कारक का जो ये स्वरूप था ये हमने आपको बताया। जो हमारा अगला जो कारक होगा, जो हमारा अगला कारक होगा वो होगा संप्रदान कारक। चलिए चर्चा करते हैं संप्रदान कारक की। चलिए धीरे धीरे चीजें
हमें आशा है कि आपको समझ में आ रही होंगी। कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए अगला स्वरूप होगा अगला है आपका चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका क्या होता है? के लिए होता है। बात ध्यान देने वाली है कि संप्रदान कारक में जो कर्ता होता है, संप्रदान कारक में जो कर्ता होता है वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है। ध्यान में रखिएगा। पहचान अगर परिभाषा आप बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिस कारक का चिन्ह के लिए होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, यानी इसमें आप बता सकते हैं, इसमें कर्ता पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहता है। इसमें कर्ता जो होता है वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो सकता है, यानी होता है। अब देखिए कैसे, इसमें कर्ता किसी के लिए भी वो कोई कार्य कर सकता है, किसी के लिए कोई कार्य कर सकता है, इसमें बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे गीता सीता के लिए फल लाई, गीता सीता के लिए फल लाई, तो सीता के लिए भी ला सकती है, रवि के लिए भी ला सकती है, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? स्वतंत्र है, वो बाउंडेशन में नहीं है। तो इसलिए जब के लिए की बात की गई तो कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान। दूसरा पॉइंट है कि जो रवि है वो गाय के लिए, रवि गाय के लिए चारा लाता है, रवि गाय के लिए चारा लाता है। आई बात समझ में? तो के लिए मिला कि नहीं मिला? के लिए मिला। क्यों? क्योंकि यहां कर्ता क्या है? पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो जब कर्ता पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होकर कोई कार्य करेगा और उस वाक्य में के लिए चिन्ह मिल जाएगा तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। चलिए संप्रदान कारक की भी बात करते हैं। कुछ क्षेत्र विस्तृत है इसका संप्रदान कारक की, तो देखा जाए इसमें भी नोट में लिखते चलिएगा। संप्रदान कारक का जो पहला जो स्वरूप होगा आप बता सकते हैं दान के योग में, दान के योग में, या आप कह सकते हैं कि जब वाक्य में दान दिया जाता है, क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है, तो वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे अगर कहा जाए राजा ब्राह्मण को फल देता है, राजा ब्राह्मण को फल देता है, ये क्या है? दान दिया जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा अगला स्वरूप है राजा भिक्षु के लिए वस्त्र देता है। इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है?
दान दिया जा रहा है। तो अगर किसी को कुछ दान दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। दूसरा पॉइंट, अगर वाक्य में आशीर्वाद दिया हो, क्या दिया हो? आशीर्वाद दिया हो। ठीक, आशीर्वाद दिया हो और समर्पित शब्द का उल्लेख हो। आशीर्वाद दिया हो और समर्पित शब्द का उल्लेख दिया गया हो तो जान लीजिएगा वहां पर भी क्या है? संप्रदान। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, बालक स्वस्थ रहो, बालक स्वस्थ रहो, आपका कल्याण हो। ठीक, अगला देखा जाए समर्पित शब्द को, सब कुछ पृथ्वी को समर्पित है। सब कुछ किसको समर्पित है? पृथ्वी को समर्पित है। यानी देखा जाए कि जब आशीर्वाद का उल्लेख किया गया और जब समर्पित शब्द का उल्लेख किया गया तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक, सब कुछ क्या है? पृथ्वी को समर्पित है। चलिएगा, अवधि का निर्देश देने में, अवधि का जब निर्देश दिया जाता है तो वहां पे भी क्या होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। किसका? अवधि का जब निर्देश दिया जाए तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। चलिए बता देते हैं कैसे अवधि का निर्देश होगा। जैसे अगर कहा जाए, अगला जो पॉइंट होगा तीसरा, अवधि का निर्देश देने में, अवधि का निर्देश देने में, यानी कहा जाए वह 4 माह के लिए, वह 4 माह के लिए दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा। दूसरा, मुझे 1 दिन के लिए पुस्तक चाहिए। कभी कभी पूछा था चाहिए के अर्थ में, तो चाहिए के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक होता है। उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा? ठीक, संप्रदान कारक होगा। कभी भी बात अगर करेगा तो के हित, के वास्ते, के निमित्त, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि अगर वाक्य में के हित दिया है, के वास्ते दिया है और के निमित्त दिया है, के निमित्त, अगर इतनी बातें वाक्य में लिखी गई हैं, के हित, के वास्ते और क्या है? के निमित्त, तो उस कंडीशन में भी वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। जैसे एग्जाम्पल, राम के वास्ते, राम के हित लक्ष्मण बन गए। राम के हित लक्ष्मण के हाँ बन गए, तो के हित मिल गया कि नहीं मिल गया? तो अगर के हित मिल गया तो जान लीजिए कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। दूसरा, तुलसी के वास्ते, तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया।
या आप कह सकते हैं लिया था, गए थे। अगला निमित्त की बात करें तो तीसरा स्वरूप होगा, आप कह सकते हैं मेरे निमित्त, मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं। मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं, यानी वाक्य में के हित मिल जाए, के वास्ते मिल जाए, के निमित्त मिल जाए तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? आपका वो संप्रदान कारक होगा। तो इस तरह से जो हमारा चौथा कारक था वो कौन सा कारक था? संप्रदान कारक था। चलिए अगला जो हमारा कारक है वो है अपादान कारक। कौन सा कारक है अगला? अपादान कारक। चलिए हम चर्चा करते हैं अपादान कारक की। कौन सा स्वरूप होगा? अपादान कारक। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका क्या होता है? से हमेशा अलगाव होगा। हमेशा क्या होगा? अलगाव। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में क्या पाया जाएगा? अलगाव पाया जाएगा। उस कंडीशन में वह कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे जैसे वह दिल्ली से आया है। वह दिल्ली से आया। कहां से आया है? दिल्ली से आया है। तो दिल्ली से आया, वो दिल्ली से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग हुआ, अलग होना पाया गया, इसलिए वो क्या है? अलगाव हुआ, अपादान होगा। अगला स्वरूप अगर देखा जाए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? अगला स्वरूप, वह घोड़े से गिर गया। क्या हुआ? वह दिल्ली से आया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलगाव है। वह घोड़े से गिर गया, वो क्या है? अलगाव है। तो अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा कारक? अपादान। अब देखा जाए इसका जो पॉइंट होगा कि जब वाक्य में भय दिया हो, क्या दिया हो? भय दिया हो, अथवा डर दिया हो, अथवा ईर्ष्या दी गई हो। क्या दी गई हो? ईर्ष्या की भावना हो। वाक्य में भय हो, वाक्य में डर हो, ईर्ष्या की भावना हो, तो उस कंडीशन में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान होगा। जैसे अगर कहा जाए हिरन शेर से डरता है। हिरन शेर से डरता है, जाहिर है अलगाव पाया जाएगा। हिरन शेर से डरता है। अगला होगा बच्चा सर्प से भय खाता है। यानी बच्चे को सर्प से क्या है? भय है। तो भय की स्थिति में अगर कहा जाए रवि गीता से ईर्ष्या रखता है। ईर्ष्या रखता है, यानी इस कंडीशन में अगर भय भी होगा, डर भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो। कौन सा कारक होगा? अपादान। दूसरा जो स्वरूप होगा, पहला तो भय होना चाहिए, डर और ईर्ष्या, और जो दूसरा स्वरूप होगा यदि वाक्य में बाहर शब्द हो। क्या हो? यदि वाक्य में बाहर शब्द दिखाई पड़े तो जान लीजिएगा वो क्या होगा? बाहर शब्द दिखाई पड़े तो वो आपका अपादान ही होगा। क्या होगा? अपादान। जैसे गांव के बाहर मंदिर है। गांव के बाहर क्या है? मंदिर है।
ऐसे आप कह सकते हैं कि घर के बाहर क्या पेड़ है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जब बाहर शब्द वाक्य में दिखाई पड़ेगा तो वहां कौन सा कारक होगा, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। चलिए अगला जो स्वरूप होगा हमारा वो किसका होगा, संबंध कारक का। कहाँ हम आ गए, संबंध कारक में। बच्चे संबंध में ये जान लीजिए कि कर्ता हमेशा संबंध में रहता है, यानी क्या है, वो संबंधों में, अपने रिश्तों में जकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है। वो स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं मोहन की शादी हो गई है, मोहन की शादी हो गई है, ठीक। अब उसकी पत्नी आ गई है, तो उसका संबंध हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। मोहन घर लेट से जाता है तो पत्नी पूछती है कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, क्यों, क्योंकि अब मोहन स्वतंत्र नहीं रह गया, अब मोहन का क्या हो गया, संबंध हो गया। यानी मोहन की पत्नी क्या है, गीता है, क्या है, मोहन की पत्नी गीता है। तो अब मोहन का संबंध किससे हो गया, गीता। अब मोहन स्वतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें रवि, और रवि की शादी नहीं हुई है, तो जब रवि की शादी नहीं हुई है तो रवि बेचारा क्या है, जहां मर्जी कहे वहां घूमता है, 10 बजे घूम के आता है, 11 बजे आता है। यानी उसको कोई पूछने वाला नहीं है, फोन करने वाला नहीं है कि भैया 11 बजे क्यों आए हो, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो हमने आपको बताया कि जब कर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कोई कार्य करता है तो वहां कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। लेकिन जब कर्ता का संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से होगा तो वहां कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। चलिए चर्चा करते हैं हम संबंध कारक की। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक। अब देखिएगा संबंध जो हमारा जो स्वरूप है वो आपका छठा है। कभी भी पूछता है कौन सी विभक्ति होती है तो 6 नंबर हमने लिखा, षष्ठी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब संबंध का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, का होगा, की होगा और के होगा। नानी ने हमने बताया, राजी ने बताया। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी कभी होता है कि कभी कभी लोकोक्त भी पूछी जाती है, लोकोक्त भी पूछी जाती है। लोकोक्त में भी आपसे पूछा जाता है कौन सा कारक। जैसे कह दिया जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे लिखा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यानी अब लाठी का संबंध किससे हो गया, भैंस से हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, यह भी संबंध है। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो कभी कभी लोकोक्त में भी पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि इस लोकोक्त में कौन सा कारक है, तो आप बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे। यानी लाठी का संबंध, यानी यह भैंस और लाठी का संबंध दर्शाया गया है। यहाँ क्या है, जैसा और वैसा का संबंध दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। और अगला एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हैं कि राम का भाई आया है, या आप लिख सकते हैं राम का भाई भरत आया है, राम का भाई भरत आया है। तो अब राम का और भरत से क्या, कैसा संबंध है, भाई का है कि नहीं है, ठीक। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं, कोई भी शब्द लिख दीजिए, सीता राम की क्या है, पत्नी है। यानी अब सीता और राम का संबंध जो है, ठीक, या सीता का संबंध राम से क्या है, पत्नी का है कि नहीं, सीता राम की क्या है, पत्नी है,
ध्यान में रखिएगा, इस तरह से राम और सीता का क्या दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है। तो जब अब यहाँ पर भाई बताना होगा आपको कि नहीं सीता राम की क्या है, पत्नी है। अब यहाँ राम नहीं कह सकते कि सीता हमारी पत्नी नहीं है, यहाँ राम ये नहीं कह सकते कि भरत हमारा भाई नहीं है, यानी राम का जो भाई है वो क्या है, भरत ही है, ये मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो कर्ता होगा वो क्या है, संबंधों में जकड़ा हुआ है। चलिएगा, एक पॉइंट और है इसमें एक स्वरूप पूछा जाता है कभी कभी आपसे संबंध में, कि किसी कवि का नाम दिया गया हो और उसकी रचना दी गई हो। चलिए चर्चा कर लेते हैं। किसी कवि का नाम दिया गया हो, किसी कवि का नाम दिया गया हो और उसकी रचना दी गई हो, किसी कवि का नाम हो और उसकी रचना हो, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। कौन सा कारक, संबंध। जैसे आप लिख सकते हैं रामचरितमानस के रचयिता, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचना क्या है, रचनाकार कौन है, तुलसीदास। यानी तुलसीदास का इससे क्या है, संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। आप कोई भी शब्द कह सकते हैं, कोई भी आप कृत ले लीजिए, ठीक, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने क्या कहा, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, चलिए एक लिख सकते हैं कुमार संभवम, कुमार संभवम के रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, आपके कालिदास हैं। ये क्या है, किसी कवि और उसकी क्या है, रचना है। ध्यान में रखिएगा, कोई भी कवि यानी कालिदास का संबंध किससे है, कुमार संभवम से है कि नहीं है। यहाँ तुलसीदास का संबंध किससे है, रामचरितमानस से है कि नहीं है। तो इस तरह से किसी कवि और उसकी रचना का अगर उल्लेख किया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। अगला जो हमारा कारक होगा वो आपका होगा क्या, अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक, अधिकरण। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होगा वो होगा आपका में होगा, पर होगा और क्या है, ऊपर होगा। ध्यान में रखिएगा, जब क्रिया के आधार का ज्ञान हो, जब क्रिया के आधार का ज्ञान हो, ठीक, जब क्रिया के आधार का ज्ञान हो तब वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे अगर कहा जाए बच्चा मैदान में खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो क्रिया कहाँ हो रही है, मैदान में। खेलने का आधार क्या है, मैदान है। अगर कहा जाए अगला स्वरूप, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर क्या है, बैठी है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो बैठने का आधार क्या है, पेड़ है। तो जब क्रिया के आधार का ज्ञान हो जाएगा तो वहां पर क्या, आपका अधिकरण कारक होगा। चलिए अगला स्वरूप होगा ठीक समय पर आना जाना। इसमें एक पॉइंट पूछता है कि ठीक समय पर अगर आना जाना है तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट जो होगा, ठीक समय पर आना जाना। ठीक समय पर आना जाना अगर है तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। जैसे देखा जाए मैं 5 मिनट में आऊंगा, मैं कितने मिनट में आऊंगा,
5 मिनट में आऊंगा, मैं 5 मिनट में आऊंगा। ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ठीक समय पर आना जाना होगा। अगला, अगर तुलना दी गई है, तुलना अगर वाक्य में दी गई है, अंतर दिया गया है, तो भी वहां पर आपका कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक ही होगा। यानी तुलना आप कह सकते हो कि कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, सुंदरतम है। ठीक, आप कह सकते हैं गरीब और अमीर में बहुत अंतर है, यह स्वरूप होगा। यानी तुलना और अंतर की बात अगर करेगा तो भी आपका अधिकरण होगा। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है और गरीब और अमीर में बहुत अंतर है। ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन हमने बताया में पर ऊपर मिलेगा, या ठीक समय पर आना जाना होगा, या तुलना की अगर बात हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? क्या? अधिकरण कारक के अंतर्गत। ठीक, चलिए जो अगला स्वरूप इसी में पूछता है कि जब किसी चीज का निर्धारण किया गया हो, जैसे अगर कहा जाए कि मेरा जो समय है वो दिन भर ताश खेलने में व्यतीत हो गया। ठीक, जब किसी का क्या था? निर्धारण किया जाए। एक पॉइंट कभी कभी पूछता है इसी में, निर्धारण करने में, निर्धारण करने में। ठीक, आप कह सकते हैं कि दिन भर का समय ताश खेलने में, ताश खेलने में व्यतीत हो गया, व्यतीत हो गया। ठीक, तो ध्यान में रखिए, किसी का जब निर्धारण आप करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। चलिए हमारा सबसे लास्ट कारक बचा है, कौन सा कारक? संबोधन कारक। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी, तो ध्यान से पढ़िएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएगा उसको आप बताइएगा। चलिए अगला स्वरूप जो हमारा होगा, सबसे लास्ट जो हमारा कारक होगा, वो आपका होगा संबोधन कारक होगा। अगला यानी 8वां जो स्वरूप होगा वो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो प्रयोग होता है वो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिएगा, एक बात क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो संबोधन कारक जो होता है उसका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है, यानी संबोधन अलग होता है, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कारक होता है जिसका अपने वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है? तो संबोधन कारक ऐसा कारक है जिसका अपने वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, तो जैसे देखा जाए, इसका जो चिन्ह होगा हे होगा। आप देखिए इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हे आप क्या कर रहे हैं, हे आप क्या कर रहे हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा? संबोधन आप करते हैं। अगला, अरे वह बीमार हो गया, अरे वह बीमार हो गया, वाह वाह पप्पू पास हो गया, वाह क्या है? पप्पू पास हो गया। अब हमने क्या कर दिया? पप्पू को पास कर दिया। इस तरीके से, और संबोधन कारक में अगर इसका वाक्य दिया गया है तो उसमें संबोधन आपका लगा हुआ होता है, या किसी
व्यक्ति को या किसी वस्तु का जो स्वरूप होता है वो उसके लिए यहाँ पर संबोधन किया जाता है। वैसे संबोधन जो होता है वो हमेशा सजीव के लिए ही किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए जो आठवां जो हमारा कारक है वो संबोधन कारक है। इस तरीके से हमने जो 8 कारक थे इनकी चर्चा की। आप थोड़ा इनको विस्तृत पढ़िएगा और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा, और अगर आप कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे तो थोड़ा उसको हम और अच्छे से देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलते हैं समास को लेकर, क्योंकि समास में इन्हीं 6 कारकों का अध्ययन आपको वहाँ पढ़ना है, लेकिन आप केवल तैयार करके अच्छे से आइएगा, विभक्ति यानी परसर्ग आप तैयार करके आइएगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।